चलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जरा। अच्छा, हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज दी इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। और सितंबर 2026 के अंदर अगर हम इसी से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर ऑप्ट करते हैं, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्या ये पेपर डुएबल है नहीं है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पास रेट्स क्या है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि एसीसी का जो आपके पास, अगर हम थोड़ा सा रोड मैप डिस्कस करें, पेपर पैटर्न अगर हम डिस्कस करें, तो नॉर्मली होता ये है कि हम फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करते हैं। और फाउंडेशन डिप्लोमा का जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द FA1, वी आर टॉकिंग अबाउट द MA1, देन FA2 एंड MA2। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये नॉर्मली लेवल एग्जाम भी होता है, एंड देन दे मूव टूवर्ड्स द पार्ट वन, यानी कि पार्ट वन के अंदर मूव कर जाते हैं एसीसी पार्ट वन। अच्छा, इसी से पार्ट वन जब हम कहते हैं, सो वी एक्चुअली मींस दैट F1, F2 एंड F3। अच्छा, इसके बाद फिर स्किल्स के अंदर अगर हम आते हैं, जो कि पार्ट टू कहलाता है, स्किल्स लेवल कहलाता है। और उस पार्ट टू के अंदर हमारे पास नॉर्मली 6 पेपर्स हैं, F4, F5 एंड F6। और इसी तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज F7, F8 एंड F9। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक बात याद रखिएगा कि अब नॉर्मली जितने भी पेपर्स हैं एसीसी के अंदर, अब उसको कोड से ज्यादा उसके नाम से ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यानी कि अगर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे, तो रादर देन कि F4, F5, F6 का टर्म यूज किया जाए, नॉर्मली अब यूज किया जाता है लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब इस तरीके से नॉर्मली जो है वो कोड से ज्यादा पेपर नेम से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। खैर, फिर पार्ट थ्री भी है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा। एक थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन डिप्लोमा से पार्ट वन पे आते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नॉर्मली फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम होता है, और वो पार्ट वन का पेपर्स देते हैं, जो कि नॉर्मली हर बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ F3, यानी कि जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सारे ही स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि F3 का पेपर पढ़ चुके होते हैं। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर पार्ट वन, अब स्टूडेंट्स पार्ट टू की तरफ जाते हैं। पहली चीज जो हमें पता होगी कि सर ये जो पार्ट वन है, इसका पेपर पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू द पार्ट टू। देखिए, दोनों चीजें स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्ट ये कर जाता है, मिसअंडरस्टैंड ये कर जाता है, मिस इंटरप्रेट कर जाता है कि वो पार्ट वन और पार्ट यानी कि फाउंडेशन के पेपर्स की प्रिपरेशन और स्किल्स के पेपर की प्रिपरेशन को नॉर्मली एक ही तरीके पे लेके चल रहा होता है, एक ही पैटर्न पे लेके चल रहा होता है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। याद रखिएगा, दोनों के पेपर पैटर्न में भी चेंज है, दोनों के डिफिकल्टी लेवल में भी चेंज है, और दोनों की प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी में भी चेंज है। इट्स नॉट एज सिमिलर टू द पार्ट वन। क्या मतलब? देखिए, नॉर्मली अगर आप पार्ट वन का पेपर देकर आ रहे हैं, और तो आपने पार्ट वन के पेपर में नॉर्मली क्या किया होता है, आपने पार्ट वन के पेपर के अंदर 1 मंथ के अंदर पूरा कोर्स कवर किया होता है। यानी कि कोर्स आपने कवर किया, यानी कि टीचर जब क्लास के अंदर कोर्स कवर करा रहा है, तो आपने उसको थोड़ा सा लीनियंट लिया, और आपने उसको टाइमली बेसिस के ऊपर फॉलो अप नहीं किया। देन फिर पेपर जब आपका यानी कि कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आप पेपर की डेट ऑफ करने जा रहे होते हैं, और 1 मंथ के अंदर नॉर्मली आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, और लास्ट वीक के अंदर आप अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी कि मैं यूं कहता हूं कि एसीसी पार्ट वन यानी कि F1, F2 और F3 के अंदर लास्ट वीक के अंदर आप रिवीजन कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका होता है 11th आवर स्ट्रैटेजी। आई रिपीट, यानी कि इसको मैं नॉर्मली कहता हूं कि आपने रिवीजन एंड प्रैक्टिस है, और इसी तरीके से लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, ये सब आप 1 महीने के अंदर कवर कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कहलाती है 11th आवर स्ट्रैटेजी। पार्ट वन 11th आवर स्ट्रैटेजी पे आपने पास कर लिया, और हो सकता है डुएबल है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्किल्स लेवल, तो याद रहे, स्किल्स का कोई भी लैब कोई भी पेपर हो, अभी फिलहाल मैं F4 को हटा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली वो ऑन डिमांड है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कोई भी पेपर अगर आप उठाते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों अप्रोचेस यहाँ पर काम नहीं करेंगी। यानी कि आप ये कहें कि मैं 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, और मैं 1 हफ्ते के अंदर रिवीजन और प्रैक्टिस कर लूंगा, तो इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है, उसका टेस्टिंग लेवल डिफरेंट है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, टेक्निकल एरियाज बहुत ज्यादा हैं। सो इट मींस कि इसको कवर करने में यू नीड टू स्पेंड अ गुड टाइम। आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, समझे इस बात को।
आपने इन स्किल्स के पेपर को प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी, और इसी तरीके से इन पेपर्स को ऑप्ट करने की स्ट्रैटेजी को भी आपने सोचना पड़ेगा। खैर सर, अगर हम पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ आते हैं तो आइडियली देखा जाए तो पहला जो हमारे पास पेपर आ रहा होता है नॉर्मली F5 F4, अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ कि F4 जो है, F4 जो है वो आपके पास यूं समझ लें कि ऑन डिमांड है, तो हम उसको मूविंग फॉरवर्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो इनमें से कौन सा कोर्स कौन ऑप्ट सा? चाहिए, तो ज्यादा प्रेफरेंस जो दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है, आई वुड से कि ज्यादा प्रायोरिटी जो दी जा रही होती है वो नॉर्मली दी जा रही होती है F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, और प्रेफर भी यही किया जा रहा होता है। क्यों, जरा इस चीज पे फोकस कीजिएगा। क्यों? रीजन बीइंग, क्योंकि देखिए मैंने अभी F3 को हाईलाइट किया था कि F3 एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है जो कि आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं, और उसी के जैसा रिजेंबल करता हुआ, देखिए मैं फिर मेरे मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि उसी का पेपर है, ये वही पेपर है, मैंने कहा उसके जैसा, उससे रिजेंबल करता हुआ, उसकी बेसिक्स आपके पास मौजूद हैं, उससे रिलेटेड आपके पास एक पेपर ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल होता है कि यार मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि F7 का पेपर ऑप्ट कर रहा हूं। इसके अलावा कोई और पेपर अगर उठाते हैं लाइक टैक्सेशन, इसकी कोई बेसिक्स आपने नहीं पढ़ी, ऑडिट एंड एश्योरेंस आप कर नहीं सकते जब तक कि आप रिपोर्टिंग ना कर लें, क्योंकि ऑडिट आप करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने F7 में बनाना सीखी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक बेसिक पेपर आपने पढ़ा है F2, बट वो डिफरेंट है, बहुत सारे न्यू एरियाज हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर एड ऑन है। तो ये आपके पास समझ लें कि F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा पेपर है जिसका बेसिक पेपर आपने बहुत रिसेंटली कवर किया होगा अपने फाउंडेशन के अंदर, तो इसीलिए नॉर्मली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर स्किल्स का पहला पेपर नॉर्मली ऑप्ट किया जाता है बड़ा कॉन्फिडेंटली। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक्स आपकी बनी हुई होती है, बेसिक स्ट्रांग होती है, सो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, अगर हमारा F3 बहुत ही तबाहकुन है, लाइक मतलब फ्रॉम नोवेयर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, सो क्या मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चीता या चीती हूं? जरूरी नहीं है, क्योंकि देखें फाइनेंशियल या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी? वुड इट बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू विद दैट वन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन भी, क्योंकि मैं ही कहता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि FA एंड FR, ये दोनों पेपर्स का आपस में लिंक तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनका आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। रीजन भी, क्योंकि दोनों पेपर डिफरेंट है, माजरत के साथ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैंने कहा कि इनका बहुत ही कम कोरिलेशन है, यानी कि इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा आपके पास रिलेशनशिप नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो था वो आपके पास था दैट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहां पे लेजर्स बना रहे हैं, एंट्रीज बना रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, इसी तरीके से आपके मिसिंग वैल्यूज को लेजर्स बना के फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड देन पे सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, P&L प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही ना। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आपने करा क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि आपको डाटा दिया हुआ होता था, आप कैलकुलेट करते थे नेट सेल्स रेवेन्यू, कैलकुलेट भी क्या करते थे, कुछ एक दो एडजस्टमेंट छोटी मोटी की, आपने सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, आपने रिकॉर्ड कर दिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया, इसी तरीके से इनकम टैक्स रिकॉर्ड कर दिया। तो ये इस तरीके से आपने यहां पर सारी वैल्यूज गिवन होती थी, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट एंड यू नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई एक आधा लाइन आइटम के अंदर कोई एडजस्टमेंट आ गई, कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, तो आपने उस वैल्यू को, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना था। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने नाम सुना होगा ऑब्वियसली IFRS का, यानी कि F3 के पेपर के अंदर भी IFRS की डिस्कशन आती है। तो IFRS के अंदर यानी कि IFRS जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पर अकाउंटिंग लॉज दिए हुए हैं। यानी कि जब मैं कह रहा हूं ना कि यार हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दी, ओ भाई ये सेल्स ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड होगी, इसके लिए रूल्स हैं।
भाई फॉर एग्जाम्पल अभी आपने माल बेचा नहीं है, आपने कस्टमर या सप्लायर के साथ, आपने यहाँ पर अभी माल बेचा नहीं है, अभी आपने फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया, तो उसका मतलब ये है कि अभी सेल्स रिकॉर्ड नहीं हो सकती। अभी सर सेल्स रिकॉर्ड होगी, सेल्स की वैल्यू को कब रिकॉर्ड करना है उसके लिए आईएफआरएस ने रूल बताया है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट सेल्स रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए आईएफआरएस 15 एक अकाउंटिंग लॉ, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपको सिखाएगा कि हाउ एंड व्हेन द सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड। भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ऑल तो आईएफआरएस 15 हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन समझने के लिए भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको एसी यानी कि एयर कंडीशन आपको दूंगा, और साथ में मैं आपको दूंगा 1 ईयर सर्विस, 1 ईयर सर्विस। अच्छा एसी के मैं आपसे लूंगा लेट से $20,000, और 1 ईयर सर्विस के मैं आपसे लूंगा $2,000। टोटल हमारा एग्रीमेंट हुआ है $22,000 में। यानी कि मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको $22,000 का एसी बेच दिया, इसके अंदर 1 ईयर की सर्विस भी शामिल है, बस लमसम 22,000 में डन हो गया सौदा। अब मुझे एक बात बताएं, क्या रेवेन्यू, मैंने अगर आज आपको एसी बेच दिया तो आपका दिल क्या कहता है कि क्या रेवेन्यू 22,000 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? ईशल बताइएगा जरा, क्या रेवेन्यू 22,000 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए ईशल? यू कैन ऑल्सो ओपन योर माइक एज वेल। जी ईशल कैन यू प्लीज पार्टिसिपेट, मुझे बताएं कि अगर 20,000 का एसी है, एयर कंडीशन है, स्प्लिट एसी है, $2,000 उसके अंदर 1 ईयर वारंटी है, तो टोटल हमने 22,000 का एसी कस्टमर को सेल आउट किया है, तो क्या आज हम अपनी रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करेंगे क्या 22,000 पे रिकॉर्ड करेंगे? नो। क्यों? क्यों ईशल? वेरी गुड, क्यों ईशल? जी ईशल, क्यों हम इसको 20,000 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सम ऑब्लिगेशंस आर येट टू बी परफॉर्म। सर इसका मतलब ये है कि अभी हम इसको 20,000 पे रिकॉर्ड नहीं, हम जो रेवेन्यू सिर्फ अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दैट इज 20,000, यानी कि 22,000 नहीं, 20,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाकी के जो 2,000 हैं ये ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होंगे, ये ओवर द पीरियड हम रिकॉर्ड करेंगे जी। यानी कि 2,000 को हम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करेंगे। सर ये क्यों, ऐसा क्यों? आईफआरएस 15 ये आपको सिखा रहा है कि जब आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, जब आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी, तब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो पता ही चला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो कभी हमने सोचा ही नहीं, बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जहां आपको सेल्स नजर आया आपने धड़ाम से जाके इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, बट नाउ अब ऐसा नहीं होगा। हम आईएफआरएस रिपोर्टिंग, आईएफआरएस पढ़ना है हमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं, भाई इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा, कितना रिकॉर्ड नहीं होगा, कितना इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, कितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, इसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IAS 23, उसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अलग से पूरा एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IAS 12 इनकम टैक्सेस। सो पता ये चला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज लाइक अ क्लेरिकल वर्क, आप क्लेरिकल वर्क कर रहे थे, आपको डेटा सारा दिया हुआ है, आपने जस्ट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कॉपी पेस्ट करना था। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बीइंग अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, आप ये बताएंगे कि कितनी रेवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए और कब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगी, तो ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में बताते हैं। यानी कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है जो आपको सिखाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी बेसिस के ऊपर नॉर्मली फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है ईशल? अच्छा अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है इसका पैटर्न क्या है, यानी कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। नंबर 1 सेक्शन ए, नंबर 2 इज सेक्शन बी, एंड द थर्ड वन इज द सेक्शन सी। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अच्छा सेक्शन ए बेसिकली क्या है, सेक्शन ए बेसिकली क्या है, उसको नॉर्मली हम कहते हैं OTQ। अच्छा OTQ क्या कहलाता है? इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट
क्वेश्चंस। और इसी तरीके से जो सेक्शन बी है वो कह रहा था ओटीसी, दैट मींस ऑब्जेक्टिव। ईशल मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही है, स्क्रीन आपके पास आ रही है मेरी? ईशल मेरी स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही जिसमें आपको मेरी राइटिंग शो नहीं हो रही? वेट। अब चेक करें ईशल, इज इट विजिबल नाउ? आप रिज्वाइन करें, चले रिज्वाइन करें। शोइंग, ओके ग्रेट, चलें। सो सेक्शन बी जो हमारे पास है दैट इज ओटीसी, और ओटीसी हमारे पास क्या है? इट्स अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस। और लास्ट हमारा सेक्शन है दैट इज सी आर क्यू। सी आर क्यू स्टैंड्स फॉर इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अच्छा, ये तीन सेक्शंस के अंदर आपके पेपर जो है डिवाइडेड होगा। ओटीक्यूज हमारे पास क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल आपके पास एरिया जिसके अंदर जो है वो नॉर्मली एग्जामिनर करता क्या है, एमसीक्यूज पूछता है बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जैसे नॉर्मली आपने अपने प्रीवियस पेपर्स के अंदर या प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर आपने दिए। यानी कि 15 ओटीक्यूज होंगे, यानी कि ओटीक्यूज स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, जिसके अंदर नॉर्मली एमसीक्यूज होते हैं। 15 ओटीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, सो 30 मार्क्स के आपके पास ओटीक्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर ओटी केसेस, सो ओटी केसेस के अंदर हमारे पास तीन ओटी केसेस होंगे ऑफ 10 मार्क्स ईच, ऑफ 10 मार्क्स ईच, सो 30 मार्क्स के हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेक्शन बी का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, ओटी केसेस में होता है कि अभी मैं ब्रीफ करता हूं। एंड द लास्ट सेक्शन दैट वी हैव इज the CRQ section, that is constructive response question, in which only two CRQs will be tested and each CRQ will carry 20 marks. Each CRQ will carry 20 marks, that means it will be of 40 marks. तो ये हमारे पास यहाँ पर समझ लें कि तीन सेक्शंस होंगे, 30, 30 एंड 40। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो क्वेश्चंस हैं ओटीक्यू जो कि सेक्शन ए है, दैट इज वेरी सिंपल, ये आप करते हुए आ रहे हैं। सेक्शन बी इज अ बिट डिफरेंट। सेक्शन बी थोड़ा सा जो है वो आपके पास डिफरेंट है। उसमें होगा क्या कि ओटी केस केस स्टडी होगी। केस स्टडी का मतलब ये कि एक पूरा क्वेश्चन होगा, सिनेरियो होगा। सिनेरियो होगा फॉर एग्जांपल आई 16 आपने पढ़ा हुआ होगा, अपने नॉन करंट एसेट का स्टैंडर्ड पढ़ा होगा F3 के अंदर। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कहता है कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1st January फॉर $20,000, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, scrap value is 50,000, and then after 2 years the asset was revalued,
एंड आफ्टर 1 ईयर द एसेट वाज डिस्पोज ऑफ। तो अब ये पूरा एक सिनेरियो होगा जिसके अंदर एसेट से रिलेटेड पूरी आपके पास डिटेलिंग दी हुई होगी। अब उसके यानी कि ये पूरा केस है। अब उस केस के अंदर ये केस वन था, ठीक है, एक केस वन। फिर लेट से दूसरा केस IS 10 का आता है, तीसरा केस IS 37 का आता है। तो ये केस वन में पूरा आपको डिटेल दे दिया गया। अब आपसे करेगा क्या, एग्जामिनर आपके पास इसी केस से रिलेटेड 5 सवाल पूछेगा, यानी कि 5 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा इसी सिनेरियो से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एक में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द कैलकुलेशन, या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी। दूसरे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तीसरे पार्ट के अंदर वो कहता है कि कैलकुलेट बताओ गेन ऑन डिस्पोजल। तो उसका मतलब ये कि एक ही सिनेरियो होगा और इस सिनेरियो से रिलेटेड 5 एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर निकालेगा और वो 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके, और हर रिक्वायरमेंट की जो मार्किंग होगी दैट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स। हर रिक्वायरमेंट की मार्किंग होगी दैट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी ये सब 2 मार्क्स की होंगी, यानी कि 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि टोटल 5 आपके पास एरियाज या पार्ट्स होंगे केस वन के। और 5 पार्ट्स का मतलब है कि एक केस की जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ 10 मार्क्स, दैट वुड बी ऑफ 10 मार्क्स। यानी कि 10 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर जो है वो केस वन होगा। केस वन की जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ 10 मार्क्स। इसी तरीके से केस टू होगा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर, उसके भी 10 मार्क्स होंगे। और केस थ्री होगा, वो भी इसी तरीके का इंडिपेंडेंट एक सिनेरियो होगा जिसके अंदर अगेन उसके 10 मार्क्स होंगे। इस तरीके से 30 मार्क्स का ये पूरा केस स्टडी हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है CRQ। CRQ बेसिकली क्या होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा पूरा, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूरा आपके पास होगा, यहाँ पर डाटा दिया हुआ होगा, यहाँ पर आपके पास लिखी हुई होंगी उसकी रिक्वायरमेंट। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उसी जगह पे यानी कि सॉफ्टवेयर पे ही एक पूरा एरिया दिया जाएगा। और ये बेसिकली एक्सेल का एरिया होगा जिस एरिया में आपने यहाँ पर पेपर को पूरा ड्राफ्ट करना है। जी हाँ, यानी कि बाकायदा आपने एक्सेल की फाइल होगी, आपने बाकायदा नेट सेल्स टाइप करके उसकी वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइप करके उसकी वैल्यू लिखनी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पूरा आंसर अपने एक्सेल की फाइल के ऊपर, जो एसीसी का प्रिस्क्राइब्ड एक्सेल है, वहां पर आपने पूरा आंसर ड्राफ्ट करना है। जी हाँ, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यानी कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन किया और यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, आपने आंसर को कंस्ट्रक्ट किया है, आपने खुद से ड्राफ्ट किया है, तो ये आपके पास क्या रहता है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे। नॉर्मली इस चैप्टर यानी कि सेक्शन सी के पार्ट में 3 टॉपिक्स बहुत आइडियली टेस्ट किए जाते हैं। 3 टॉपिक्स टेस्ट किए जाते हैं। नंबर वन रेशियोज, नंबर टू इज द कंसोलिडेशन, एंड द थर्ड वन इज द फाइनल अकाउंट। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो नॉर्मली सेक्शन सी में से टेस्ट किए जाते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यही हो, लेकिन ज्यादातर जो आपके पास हाइलाइट्स हैं वो यही हैं कि सेक्शन सी के अंदर नॉर्मली इन 3 एरिया से टेस्ट किया जाता है। जी ईश्वर, यहाँ तक आपका कोई सवाल? तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर इट्स अ डुएबल पेपर, और इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरी नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होती है कि जो कोई भी F3 का पेपर ऑप्ट कर रहा है, सो आई वुड रिकमेंड कि उसकी प्रिपरेशन पैरेलल लेके चले। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग के अंदर कि इसकी स्ट्रेटजी फाउंडेशन की जैसे नहीं होगी कि आप कोर्स कंप्लीट होगा, देन आप रिवीजन करेंगे, देन फिर आप पेपर बुक कराएंगे, देन फिर आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। यानी कि जैसे आपका IS 16 कंप्लीट हो गया, BPP कैपलान की किट जो पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड होगी वो आपने वहां पर अटेम्प्ट किया, इसी तरीके से फिर आपने जो है वो BPP कैपलान किट करने के बाद दूसरा चैप्टर आपने ऑप्ट किया, अगेन उसकी आपने रिवीजन किया, देन BPP और कैपलान की किट आपने सॉल्व कर ली। तो इट मींस कि इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की जो स्ट्रैटेजी होगी वो नॉर्मल फाउंडेशन लेवल के पेपर्स की जैसी नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपने जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आपने डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है उसको घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू कुड रिमेंबर। और आखिर में आपको बहुत ज्यादा रिवीजन के ऊपर टाइम ना लगाना पड़े, वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या है, रिवीजन के ऊपर टाइम इतना ज्यादा स्पेंड कर देते हैं कि प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता। अगेन दैट इज वेरी डेंजरस।
सो मेक श्योर करें कि आप जो है वो प्रॉपर जो है वो रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करें, लास्ट भी फोकस करें, ताकि जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न क्या है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। डेली बेसिस पे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं तो इट मीन्स कि एट द एंड डुएबल होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट 11th आवर के ऊपर अगर आप जो है वो स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इट इट कुड बी अ हॉरिबल सिचुएशन फॉर यू। बट द थिंग इज कि अगर आप टाइमी बेसिस पे इसको अगर एडजस्ट करते रहेंगे तो होपफुली इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई चीज़ है, कोई पूछना चाह रहा है, कोई कंफ्यूजन है, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, सो यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी आउट। नॉर्मली मेरा नंबर जो है वो आपके पास होगा, लेकिन इफ यू डोंट हैव, सो लेट मी राइट इट डाउन माई नंबर। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट एंड you can just drop me a message, and I'm just a message away. So that is my number, 0333 2266 721. So you can definitely text me out if there is any problem. So thank you so much for joining, and I wish you all a very best of luck. Allah Hafiz.